आज हम बात करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में और इसके साथ साथ गॉस जॉर्डन मेथड के बारे में। ये दोनों मेथड हमारे पास सॉल्यूशन सेट को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं किसी भी लीनियर सिस्टम का। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी लीनियर सिस्टम हो तो हम उसका सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड करें। बेसिकली अगर हम बात करें एलिमिनेशन मेथड और जॉर्डन मेथड में, तो हम इन दोनों में एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन में फ़र्क क्या है। यहाँ पर आपके पास दो मैट्रिक्स लिखे जाएंगे, एक 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पर 0 0 1। आपके पास एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है, नॉर्मली इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। और दूसरा मैट्रिक्स भी इसी के साथ मिलता जुलता है जो कि 1 A B और यहाँ पे 0 1 C और यहाँ पर आपके पास 0 0 1। इन दोनों में मैट्रिक्स में सिर्फ यही फ़र्क है कि आपके पास ये डायगोनल के ऊपर भी 0 हैं, सब यहाँ पर ये वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर आपके पास 0 हैं और यहाँ पर नहीं है। तो अगर बात करता है कि आप एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करो, मतलब गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करो, तो आप अपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। मतलब आप सिर्फ डायगोनल के नीचे वालों को 0 करते हो, बाकी आप सेम छोड़ देते हो। लेकिन अगर बात करता है गॉस जॉर्डन मेथड की, तो जॉर्डन मेथड में आपको ऊपर वाले भी 0 चाहिए, नीचे वाले भी 0 चाहिए। हमारे पास इक्वेशन है, हम भी इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है जी, सबसे पहले हमें जो सिस्टम दिया गया है वो आपके सामने है। हम इसका पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। इस केस में हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स को उठा लेंगे। मतलब x1 का कोएफिशिएंट जो है 1, x2 का 1/2, x3 का 1/3। इस तरह से हमारी पहली जो रो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड रो लिखेंगे, फिर थर्ड रो लिखेंगे, इसी की कोएफिशिएंट्स को उठा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स उसके साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला होगा वो हम लिखेंगे जो हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं। x1 x2 एंड x3 हमारे पास वेरिएबल आ रहे हैं, वो हमने राइट कर दिए इक्वल टू, और फिर जो हमारे पास दूसरी साइड पे कांस्टेंट्स आ रहे हैं उनको लिखेंगे। कांस्टेंट 1 0 एंड 0 आ रहा है। ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट काम है, इसका हमें चेंज करना है कि भाई हम इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिखेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब हम वेरिएबल्स जो हैं उनको छोड़ के बाकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसी को हम नॉर्मली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। हमने इनका नाम भी दिए हैं, पहले को A कहा है, दूसरे को X एंड तीसरे को हमने कहा है B। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो वेरिएबल वाला है उसको स्किप करते हैं और बाकी को लिखते हैं और एक ही मैट्रिक्स में लिखते हैं। हमारा ये A हो गया और ये B हो गया। यहाँ पर हमने लाइन लगा दिया है। कभी कभी लाइन लगाई जाती है, किसी बुक में लाइन होती है और कहीं पर आपके पास ये डॉट आपको नज़र आएंगे कि भाई ये डॉट्स होंगे। दोनों का मतलब एक ही होता है, कि सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि भाई ये मैट्रिक्स आपका है A और ये आपका B है। इसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर ये चीज़ लगाई जाती है। हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, मतलब इसको एलिमिनेशन मेथड से कर दें या जॉर्डन से कर दें, क्योंकि वहाँ पर हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करो। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इन्वर्स में जो काम किया था एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसा ही काम करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ पर जो हमारे पास पीछे वाला था इन्वर्स वाला, उसमें थोड़ा सा मुश्किल था कि उसमें हमारे पास एक दूसरा मैट्रिक्स भी होता था, उस मैट्रिक्स को भी हम लेके साथ साथ चलते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा काम नहीं है, सिर्फ इसी को हम चेंज कर देंगे तो हमारा जो है काम हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ 1 चाहिए जो कि पहले से है। अब इस 1 की मदद से नीचे वालों को 0 करना है, ठीक है ना। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इसकी फ्रैक्शन ख़त्म कर दो, और अगर आप कैलकुलेशन में माहिर हो तो फिर आप डायरेक्ट इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, और इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़र्क पड़ा, इसका जो डिवीजन वाला 2 था वो कैंसिल हो गया, ये 2/3 और ये 1/2 और ये 0। 3 से किया तो इसका 3 कैंसिल हो गया। इस तरह से अब आपको एक सिंपल मैट्रिक्स मिल गया। मतलब इस केस में कॉलम 1 के लिए तो ये सिंपल ही है ना। अब
इन सब को निकाल दो, मतलब यहाँ पे आप R2 में से R1 निकालोगे तो यहाँ पे 0, R3 में से R1 निकालोगे तो यहाँ पे 0, और बाकी कैलकुलेशन आप सेम करोगे। मतलब अगर आप R2 में से R1 निकाल रहे हो तो मतलब ये हुआ कि R2/3 में से R1/2 निकालोगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखोगे। सो जो कि आ रहा है 1/6। अब यहाँ से भी आप 1/2 निकालोगे, सॉरी 1/2 नहीं निकालना बल्कि 1/3 निकालोगे। सो 1/3 निकालोगे तो यहाँ से आपको फिर मिलेगा 1/6। सो 1 में से यहाँ पर 0 में से आप 1 निकालोगे तो आपको मिलेगा -1। सो इस तरह से आपकी ये रो आ गई। अब नेक्स्ट R3 में से R1 निकालोगे, 1 में से 1 निकालोगे 0, 3/4 से निकालोगे 1/2 तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 1/4। अब 3/5 से आप आंसर निकालोगे 1/3 का तो फिर भी आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 4/15। सो 0 में से 1 निकालोगे तो आपको -1 मिलेगा। सो ये आपका मैट्रिक्स आ गया। तो जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर अब आपको दो काम करने हैं। यहाँ पे इनको 0 करना है, इसको 0 करना है और यहाँ 1 करना है। सो यहाँ पर फिर आप वही काम कर सकते हो, मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर दो अपनी आसानी के लिए, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो अपनी आसानी के लिए, और फिर डिफरेंस कर लेना। जैसा आपको आसान लगता है आप वैसा कर लें। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 6 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और 4 को R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करेंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए कि हम क्या करें, हम इस 1 की मदद से ऊपर वाले को भी 0 करें, नीचे वाले को भी 0 करें। सो यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन है। सो पहले हम इसको फ्रैक्शन को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि हम फ्रैक्शन को ख़त्म करने से ही हम लेके चले। आप फ्रैक्शन को ख़त्म ना करें वैसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम इसमें से निकाल देते हैं, तो दोनों केसेस में हमारे पास को सिंपल हो जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास 1 1 एंड -6 आ रहा है। आप इसको निकालोगे इससे, मतलब 1 में से 1 निकालोगे तो 0, आपके पास 16/15 है तो इसमें से 1 निकालोगे तो आपको आंसर में देखने को मिलेगा यहाँ पर 1/15। सो उसके बाद -4 है तो नेगेटिव, और प्लस का 6 हो जाएगा तो पॉजिटिव का 2। सो इस तरह से हो गया। सेंटर वाला जो आपके रो 2 है वो सेम रही, और यहाँ पर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया रो 1 से। सो क्यों किया, उसकी यहाँ पर लॉजिक ये है कि 2 को ख़त्म करने के लिए। सो ये 2 हो गया, ये 1 और ये आपके पास 2/3 और ये आपके पास 2 हो गया। ठीक है। सो अब इसमें से इसको निकाल दो तो आपको आंसर देखने को मिलेगा, आप उसी को लेके चलना। सो यहाँ पर आपके पास क्या कर रहे हो, R1 में से R2 निकाल रहे हो। सो R1 में से आप R2 निकालोगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा 2 0 -1/3 एंड 8। ठीक है। सो ये आपको आंसर मिला। अब यहाँ पे और एक स्टेप किया, जो कि यहाँ पे हमें चाहिए 1, तो 15 से उसने मल्टीप्लाई भी कर दिया। 15 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आंसर। सो नेक्स्ट इस तरह से। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर फिर से आपके पास फ्रैक्शन आ रही थी, आप देखें यहाँ पे आपको 0 इसको बनाना है, इसको आप 0 बनाना चाह रहे हो। सो 0 बनाने के लिए आप वही काम करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ये है 6 हो जाएगा, और ये -1 और आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका 24 हो जाएगा। सो आप इसको ऐड कर दो, मतलब या इसकी मदद से इसको भी 0 कर दो, इसको भी 0 कर दो, दोनों को 0 कर दो। सो दोनों को 0 कैसे करोगे, आप एक में से सब्ट्रैक्ट कर दें और एक में ऐड कर दें। सो एक में ऐड करें और एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ये। सो आपने ये फॉर्म बना ली। अब यहाँ पर आपको 6 है तो 6 को ख़त्म करना है, तो 6 को डिवाइड कर दो। तो 6 को डिवाइड करोगे तो ये आएगा। सो यहाँ पर आपको क्या आंसर मिला, यहाँ पर ये आपका मैट्रिक्स बन गया लास्ट में। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। तो यहाँ पर ये आपके पास अब ये किसके कोएफिशिएंट थे, ये x1 के थे, ये x2 के थे और ये x3 के थे। तो इसका मतलब है x3 विच इज़ इक्वल टू 30, x2 विच इज़ इक्वल टू -36 एंड x1 विच इज़ इक्वल टू 9। सो इस तरह से हमने सबकी वैल्यूज़ फाइंड करनी। सो ये वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हो कि जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं क्या ये सही है कि गलत है, सो इन वैल्यूज़ को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। अगर आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आता है तो फिर उसका मतलब है कि जो आपने इक्वेशंस
यहाँ पे वैल्यू सेट की हैं वो सही हैं, मतलब जो आपने इक्वेशन लिखी थी उसमें x1 x2 एंड x3 था, तो वहाँ पर आप वैल्यू लिख दो और दूसरी साइड पे जो इक्वल टू की साइड पे वो उसके इक्वल आ जाता है तो फिर ठीक है, वरना आपने जो आंसर निकाला है वो सही नहीं है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, उसमें हमारे पास हमें ये लीनियर सिस्टम गिवन है, हम इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा वो आपके पास ये है, आपके पास वेरिएबल हैं x1 x2 एंड x3 और 4 4 एंड 6 हमारे पास बी मैट्रिक्स बन गया। सो अब हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपके सामने है, हमने जो वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स था उसको साइड पे कर दिया और बाकी जो हमारे पास बचा वो हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, तो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। सो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें एचेलन फॉर्म में या फिर रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें 1 चाहिए, तो हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 1 पहले से है। सो हम फर्स्ट और सेकंड रो को चेंज कर दें तो हमें स्टार्ट में 1 मिल सकता है। सो यहाँ पर हमें 1 मिल गया। अब हम इस 1 की मदद से इन दोनों को 0 करेंगे। सो इसको भी 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे 0 और फिर 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 0। सो यही काम करेंगे। सो पहले अगर हम 4 के लिए करें तो 4 4 और ये भी 4 और ये भी 4। सो ये हो जाएगा 4 में से 4 निकालेंगे तो 0, ये होगा 16। सो 1 - 16 विच इज इक्वल टू -15 एंड ये आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा यहाँ पर ये 4 to 8 नेगेटिव का 8 और नेगेटिव आप कर रहे हो तो इसका मतलब पॉजिटिव। सो यहाँ पर बनेगा आपको 9। सो अब आपका 16, सो नेगेटिव का 16, पॉजिटिव का 4, सो नेगेटिव का 12। इन द सेम केस आप नेक्स्ट के लिए करोगे। सो कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ये। सो अब आपको यहाँ पर चाहिए 1 और यहाँ पे चाहिए 0। सो आप कोशिश करोगे इसको ख़त्म करने की। सो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हम फ्रैक्शन किए बगैर 3 सब डिवाइड हो सकता है, मतलब यहाँ पे देखें 3 को हम डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 3 को डिवाइड कर सकते हैं और फ्रैक्शन भी हमारे पास नहीं आती है तो फिर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो डिवाइड करने के बाद हमें कुछ इस तरह से हमारा मैट्रिक्स मिलेगा। अब अगर हम गौर करें तो यहाँ पर -5 है और -10 है। सो एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है, मतलब आप अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये -10 बन जाएगा, मतलब सेम बन जाएंगे। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आपका जो आंसर है वो सब्ट्रैक्ट करने से या ऐड करने से 1 तो 1 से रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप इस नीचे वाले को 0 कर दो। सो 0 कैसे करोगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हैं तो आपको 0 मिल जाएगा। सो 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। सो नेगेटिव भी होगा आपके पास, तो ये -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों का साइन जो है वो दोनों का साइन आपके पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो ऐड हो जाएंगे। सो एक का साइन पॉजिटिव एक का नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके ये 0 में कन्वर्ट होंगे। सो यहाँ पर हम वही काम करेंगे। सो ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये 2 5 10, तो पॉजिटिव का 10 और नेगेटिव का 10 0 हो गया। सो यहाँ पर आपको 0 देखने को मिला। अब नेक्स्ट देखोगे -6 हो जाएगा। सो नेगेटिव का 6 है और पॉजिटिव का 2 है तो आपको आंसर देखने को मिलेगा -4। सो यहाँ कटिंग हुई है, -4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव। सो 4 to 8 है आपका क्या, 8 आपका पॉजिटिव, 6 आपका नेगेटिव, तो आपको आंसर मिलेगा +2 ना कि -2। सो नेक्स्ट मूव करेंगे। सो यहाँ पर अगर हमें ये कहा जाए कि आप इसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से करें तो आप ऊपर वाले को भी 0 करोगे, लेकिन अगर हम बात करते हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड की तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, इसको फिर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास था x1 का कोएफिशिएंट, ये x2 का और ये आपके पास x3 का और ये आपके पास दूसरी साइड वाले कॉन्स्टेंट्स थे। सो हम इसको वापस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा x1, ये 4x2, ये -2x3 एंड ये आपके पास आ जाएगा 4। सो इन द सेम केस -5x2 + 3x3 विच इज इक्वल टू -4 और ये -4x3 और ये आपके पास है पॉजिटिव का 2। सो यहाँ से आप वैल्यू को कैलकुलेट करते हो। सो आपके पास क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे लास्ट पे देखें तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 4x3 वो भी आपके पास नेगेटिव का था, -4x3
विच इज इक्वल टू सिंपल 2। सो आप उधर डिवाइड करोगे तो आपको आंसर देखने को मिलेगा -2/4 विच इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा -2/4, सो -1/2। सो -1/2 आपको x3 की वैल्यू देखने को मिली। अब नेक्स्ट वैल्यू आप पुट करोगे, सो नेक्स्ट वैल्यू आपने x3 को जो निकाली है उसी को आप पुट कर दो। तो x3 की आपने वैल्यू अभी निकाली है -1/2, सो -1/2 ये आपके पास आ गया। सो -5x2 एंड नेगेटिव यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव और ये हो जाएगा 3/2। सो 3/2 और ये आपके पास विच इज इक्वल टू -4। सो नेगेटिव को उधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो -4 और आप प्लस करोगे 3/2। सो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपके पास 2, तो -8 प्लस 3। सो यहाँ से आपको आंसर देखने को मिलेगा -5/2। सो -5/2 यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा, जिसके इक्वल किसके इक्वल है, यहाँ पर आपके पास है -5x2 विच इज इक्वल टू -5/2। सो 5 को 5 से कैंसिल कर दो या 5 दोनों साइड पे डिवाइड कर दो। सो 5 भी कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आंसर मिलेगा x2 विच इज इक्वल टू 1/2। सो यहाँ पर आपको आंसर मिला x2 की वैल्यू मिली जो कि 1/2 आई। अब हम नेक्स्ट जो इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन, उसमें हम दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं। सो दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे और x1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। सो ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। x1 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, x2 की 1/2 है, x3 की -1/2 है। सो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ से हमें आंसर देखने को मिलेगा 1। ठीक है, सो हमें आंसर देखने को मिला 1, -1/2 और +1/2। सो अगर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा जो ये सॉल्यूशन है वो सही है कि गलत है, तो हम उस चीज़ को वापस जाएंगे और वहाँ पे जाके पुट करके चेक कर सकते हैं। सो ये हमारा था लीनियर सिस्टम। इसमें हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो पुट करके देखते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ निकाली हैं वो सही है कि गलत है। मतलब हमने x1 की वैल्यू 1 निकाली, x2 की वैल्यू +1/2 निकाली और x3 की वैल्यू हमने -1/2 निकाली। सो हम सबको चेक करते हैं। सो हम पहली इक्वेशन को, आप किसी इक्वेशन को ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो 4 × 1 + 1/2 -1/2। सो कट जाएंगे, आपको आंसर 4, तो 4 विच इज इक्वल टू 4। सो राइट हैंड साइड के ही इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन आपने निकाला है वो सही है। आप किसी इक्वेशन में पुट करके देख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये ले लें, फर्स्ट ले लें, सेकंड ले लें, थर्ड ले लें, सब के लिए ये वैल्यूज़ ट्रू ही होंगी। सो इसका मतलब आपका ये सोल्यूशन सेट है इस लीनियर सिस्टम का।